हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग लास्ट चैप्टर करने वाले ज्योग्राफी का। इवेंचुअली 7 चैप्टर तो बहुत स्पीड में मैंने कराया, बट ये 8-9 कराने में लगभग 3 महीने चले गए। आखिरकार दिसंबर में मैं ये करा रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में इंडिया और ब्राज़ील का टूरिज़्म कैसा है वो पढ़ेंगे। आफ्टर दैट इंडिया और ब्राज़ील में ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम कैसा है वो पढ़ेंगे। फिर किसका कम्युनिकेशन ज़्यादा बेटर है, मतलब किसका सिस्टम जो है वो ज़्यादा बेटर है, इंडिया का या ब्राज़ील का। तो शुरू करेंगे हम लोग टूरिज्म से। ऑन द बेसिस ऑफ द थिंग यू नो अबाउट ब्राज़ील, मेक अ लिस्ट ऑफ प्लेसेस इन ब्राज़ील यू कुड लाइक टू विजिट। तो ब्राज़ील के बारे में जो भी आपको मालूम है उनके नाम लिखो, मतलब जहाँ पर भी आप जाना चाहोगे ब्राज़ील में, है ना। और कुछ लोग बोलेंगे मैं जाना ही नहीं चाहता ठीक है, तो अगर आप जाना चाहोगे तो एक लिस्ट बनानी है। वैसे ये एग्जाम में नहीं आएगा, लीव इट, ये सब फालतू चीज़ें करने का नहीं। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्राज़ील मेक इट अ गुड टूरिस्ट प्लेस, हाँ ये काम की चीज़ है। कौन सी ऐसी चीज़ है ब्राज़ील के बारे में जो उसको इतना खास बनाती है कि टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं, तो उसकी आप लिस्ट बनाओ। जैसे अलग अलग जानवर हो गए, अलग अलग अमेजॉन फॉरेस्ट हो गया, पिको डी नेबलिना पे कोई लोग जाते हैं ना, अलग अलग हाईलैंड्स को देखने के लिए, और अच्छे अच्छे फ्रूट यार्ड्स है वहाँ पे, तो इसी के लिए लोग जाते हैं। व्हाट टाइप्स ऑफ टूरिज्म विल बी डेवलप्ड हियर, इंडिया का क्या हाल चाल है ना। डिस्कस विथ योर फ्रेंड एंड शो द क्लासिफिकेशन। तो डेवलपमेंट जो है इंडिया और ब्राज़ील का, उसके बारे में आप डिस्कस करो और एक बढ़िया सा ग्राफ वगैरह बना सकते हो प्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, इंडिया और ब्राज़ील का नंबर ऑफ़ टूरिस्ट दिया है। जैसे 1995 में सिर्फ 20 लाख टूरिस्ट गए थे इंडिया और ब्राज़ील दोनों में। फिर 2000 में देखो शुरुआत सेम से हुई है, बट 2000 में ब्राज़ील आगे चला गया, क्योंकि इंडिया में देखो 25 ही लाख रह गए, बट ब्राज़ील में तकरीबन 50 लाख हो गए टूरिस्ट। फिर 2005 में टूरिस्ट बढ़ते गए इंडिया में, फिर उसके बाद ब्राज़ील में उतने ही रहे, 60 लाख ही करीब रहे। फिर उसके बाद 2010 में इंडिया थोड़ा सा आगे निकला 60 लाख, और ब्राज़ील थोड़ा सा पीछे रह गया 58 लाख। फिर 2015 में ब्राज़ील थोड़ा सा आगे निकला 60 लाख तक, और जो इंडिया था उसने आसमान छू लिया, वो पहुंच गया 140 करोड़ तक, सॉरी 140 लाख, मतलब लगभग 1.5 करोड़ टूरिस्ट को वो अट्रैक्ट करने लगा। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पहला जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें थी जो बिखर चुकी थी। हर चीज़ को समेटने में समय लगता है, एज़ यू नो। जैसे मैं आपकी बुक शेल्फ में से सभी किताबों को बिखेर दूँ तो आप क्या करोगे, पहले आप बुकों को जमा करोगे, बुक को जमा करने के बाद आप रखोगे, फिर एक एक को अच्छे से कवर चढ़ाओगे, साफ़ करोगे, तब ना सब चीज़ें प्रॉपर होंगी। तो वही हमारे इंडिया का हाल हुआ था, सभी चीज़ें एकदम डिस्टर्ब हो गई थी। तो सब चीज़ों को जमा करना, हर चीज़ को डेवलप करने में टाइम लग गया। हालांकि बुक को डेवलप करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा, बट ये पूरा देश था। तो इसीलिए पहले यहाँ पे टूरिज़्म उतना डेवलप नहीं था, और लोग डरते भी थे यहाँ आने से, टूरिस्ट वगैरह, टेररिस्ट वगैरह की वजह से, है ना। टूरिस्ट मैंने बोल दिया, तो टेररिस्ट लोगों से काफ़ी ज़्यादा लोगों को डर लगता था कि इंडिया ऐसी कंट्री, इंडिया वैसी कंट्री, वहाँ पे जाएंगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट जैसे जैसे लोगों में जागरूकता आई, यहाँ पे डेवलपमेंट हुई, लोग आने बढ़ने लगे। तो आज हमारा इंडिया जो है वो ब्राज़ील से आगे आगे है। नीचे क्वेश्चन आंसर करना है, कौन सी कंट्री ने ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया था 1995 में। जूम करके देखना पड़ेगा। 1995 में ये देखिए, ब्राज़ील थोड़ा सा नीचे रह गया है इंडिया से, है ना। ब्लू वाला कौन है, ब्लू वाला है ब्राज़ील और रेड वाला है इंडिया, तो इंडिया आएगा पहले का आंसर, है ना। जूम करके देखना पड़ा। कौन सी कंट्री ने ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया 2000 में, 2000 में ब्राज़ील ने किया था, है ना। और फिर कौन से ईयर में इंडिया का जो टूरिस्ट का आना जाना था वो कौन से साल में इंक्रीज़ हुआ, 2010 से 2015 के बीच में उसने आसमान को छू लिया। व्हाट कुड बी द रीज़न ऑफ इंक्रीज़, क्या रीज़न हो सकता है, डेवलपमेंट, है ना। टूरिस्ट प्लेसेस जो थी उसको बहुत ज़्यादा डेवलप कर दिया गया। अब ब्राज़ील के बारे में देखते हैं कि आखिर लोग वहाँ जाते क्यों है। क्लीन वाइट सैंड बीचेस, साफ स्वच्छ सफ़ेद सफ़ेद रेतीले बीच, है ना। अट्रैक्टिव सी कोस्ट, जो सी कोस्ट है, समुद्र का किनारा है, कितना अट्रैक्टिव रहता है वो। ब्यूटीफुल आइलैंड, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर आइलैंड है। ऑर्चार्ड्स, डीप डेंस फॉरेस्ट ऑफ अमेजॉन, ऑर्चार्ड्स मतलब फ्रूट वगैरह के जो भी, है ना। और घने घने जंगल अमेजॉन के, अलग अलग तरीके के एनिमल और बर्ड्स यहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। और जो न्यू कैपिटल सिटी है ब्राज़ीलिया, वो भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गई है। जो सिटी है जैसे रियो डी जेनेरियो, साओ पाउलो और लार्ज सिटीज़, ये सब काफ़ी ज़्यादा फेमस सिटीज़ हैं, है ना। रियो का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। तो ये सब सिटीज़ काफ़ी ज़्यादा लार्ज हैं, जो कि बहुत सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं। टूरिज़्म एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है हर एक रीजन में किसी भी कंट्री की।
तो सेंसिटिविटी देखने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज की ब्राज़ील में इको टूरिज़्म काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका है इसमें फास्टर रेट पे। इको टूरिज़्म मतलब एनवायरनमेंट को इको मतलब क्या, एनवायरनमेंट वगैरह चीज़ें। तो इन सभी को देखने के लिए, इन सभी को परखने के लिए, इन सभी को जानने के लिए जब टूरिज़्म करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इको टूरिज़्म, नेचुरल चीज़ों को देखने के लिए। तो ब्राज़ील में जो नेचुरल चीज़ें वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। अब यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिखाया गया है कि कौन सी कंट्री को ज़्यादा फ़ायदा हुआ है टूरिज़्म से। ठीक है, ये जो ब्लू वाला है वो दिखाता है कितनी पॉपुलेशन टूरिज़्म के काम में जुटी हुई है। मतलब जैसे ताजमहल में टूरिस्ट लोगों के लिए व्यवस्थाएं करना, उसमें भी कुछ लोगों की जॉब होगी। और जैसे कोई आया तो गाइड बन के उसको गाइड करना, उसमें भी कुछ लोग की जॉब होगी। तो वो कितने लोग हैं जो इसमें जुटे हुए हैं, और रेड वाला दिखा रहा है कितना फ़ायदा हो रहा है। तो ब्राज़ील में 7% पॉपुलेशन इसमें जुटी हुई है और फ़ायदा हो रहा है 9%। ठीक है, 9 पॉइंट समथिंग, बट 9 है। फिर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जुटे हुए हैं 9.75% के करीब, और फ़ायदा हो रहा है 8.25% के करीब, है ना। मतलब 130 करोड़ में से एटलीस्ट 10 करोड़ लोग क्या हैं, 10 करोड़ लोग जुटे हुए हैं हम लोगों के टूरिज़्म के काम में। और फ़ायदा कितना हो रहा है, अब जो भी टोटल इकोनॉमी होगी उसमें से 8% निकाल लेना, उतना फ़ायदा जो है वो टूरिज़्म से हो रहा है हम लोगों को, है ना। क्योंकि जिसको भी आना है वो वीज़ा लेगा, फ़्लाइट बुक करेगा, टिकट का पैसा, ठहरने का पैसा, होटल का, और गाइड को देगा, है ना। यहाँ पे आने के बाद भी बहुत सारे खर्चे करेगा, खाने वाने का, तो वो सब टूरिज़्म के खर्चे में आता है। तो ये ग्राफ दिखाता क्या है, पहले पूछा है ग्राफ कौन सा टाइप का ये हम लोगों का बार ग्राफ है ना, कंपाउंड बार ग्राफ, दो। फिर कौन सा ग्राफ क्या शो करता है, ग्राफ शो करता है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन और कंट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज्म इन जीडीपी। फिर कौन सी कंट्री का टूरिज्म जो है वो लार्जर शेयर है, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीडीपी। विच कंट्रीज टूरिज्म हैज़ अ लार्जर शेयर, मतलब दोनों में से कौन सी कंट्री ज़्यादा दे रही है टूरिज्म को, ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील जीत रही है। कौन सी कंट्री का लार्जर पॉपुलेशन इंगेज्ड है टूरिज्म सेक्टर में बट कम जीडीपी देता है, इंडिया का। देखो ज़्यादा कंट्रीब्यूटेड है, सॉरी ज़्यादा लोग इंगेज्ड हैं बट इकोनॉमी कम आ रही है, यहाँ पे कम लोग इंगेज्ड हैं, इकोनॉमी ज़्यादा आ रही है। चलो आगे बढ़ते, एक्सप्लेनेशन देखते हैं आखिर इसका कारण क्या हो सकता है। As shown in figure number 9.1, the number of international tourists visiting India in 2015 is more than that of Brazil. Even though this is true, the share of tourism sector in the GDP is less than that of Brazil. आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया इंडिया और ब्राज़ील में, बट ब्राज़ील पैसा कमाने में फिर भी इंडिया से आगे है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस द प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इंगेज्ड इन द टूरिज्म प्रोपोर्शन इज हायर देन ब्राज़ील। दिस इज प्राइमरीली डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दोज कंट्रीज एंड द साइज ऑफ जीडीपी। अकॉर्डिंग टू दिस पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर देन ब्राज़ील एंड सो इट्स जीडीपी। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है ब्राज़ील से, इसीलिए हम लोगों को ऐसा लग रहा है, इसीलिए जीडीपी कम मिल रहा है। पॉपुलेशन ज़्यादा है इसलिए जीडीपी कम आ रहा है, इसकी पॉपुलेशन कम है, उस कम में से थोड़े से लोग जुटे हैं, ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, समझे। पॉपुलेशन इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। अब बात करते हैं इंडिया के टूरिज़्म की। ठीक है, जीडीपी ऑफ इंडिया इज़ हायर देन ब्राज़ील, छोटा सा पार्ट है ऊपर, एंड सो ऑल्सो इट्स पॉपुलेशन। जीडीपी जो है इंडिया की वो ब्राज़ील से ज़्यादा है ना, तो इसका पॉपुलेशन भी। Therefore, the contribution tourism to GDP appears lesser than Brazil and population engagement seems higher. ठीक है, इसीलिए हम लोगों को जो पॉपुलेशन इंगेजमेंट है वो ब्राज़ील से ज़्यादा दिखती है और जीडीपी की ओर कम दिखता है। ठीक है, ब्राज़ील का देखो मरीन टूरिज्म कितना अच्छा लग रहा है, ये नीला नीला पानी है ना, इस नीले नीले पानी में काली काली बोट चल रही है, और यहाँ पे आइलैंड बना हुआ है, ये माउंटेन्स कितना बढ़िया लग रहा है, जाना चाहोगे एक बार। और फिर अजंता केव्स देखो इंडिया के कितने सुंदर है, ये तो हमारे इंडिया में, ये गए हो कि नहीं यहाँ पे, कितने बढ़िया है, सुंदर है ना। फुटबॉल स्टेडियम देखो मनास का, कितना बढ़िया स्टेडियम बना हुआ है, बस क्रिकेट स्टेडियम बनाए होते तो ज़्यादा बेटर रहता है ना, हम लोग जाते एक बार। गेटवे ऑफ इंडिया, लुक एट दिस, कितनी बार गए हो यहाँ पे, आप सभी महाराष्ट्र में हो, मैं तो कई बार जा चुका हूँ। बीच एट रियो डी जनेरियो, देखो रियो डी जनेरियो में जो बीच है कितनी तगड़ी लग रही है, लोग देखो कैसे बैठे हुए, GTA वाई सिटी खेला है ना, उसमें ऐसी बीचेस रहती है ना। देखो माउंटेन्स कितने बढ़िया दिख रहे हो, वाह वाटर सिनेरियो। गुवाहाटी देखो, इंडिया का जो गुवाहाटी है आसाम का, वो देखो कितना मस्त दिख रहा है ना। चलो उसमें डूब मत जाओ, वापस आओ। इंडिया का देखते हैं अभी। इन फिगर 9.1 दैट द नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट इज इंडिया इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग बट दिस इंक्रीज अपीयर्स टू बी मोर आफ्टर 2010। तो बढ़ तो पहले से ही रहा है बट 2010 के बाद एक बैग उछाला है उसमें, ये ग्राफ याद है ना, देखो 2010 के बाद एक बैग उछाला है, पहले भी बढ़ रहा है बट यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से बढ़ गया।
तो वही चीज़ है। दिस इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट इज़ कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट रही है, ये कभी डिक्रीज़ नहीं हुई है, कम नहीं हुई है, ज़्यादा ही रही है हमेशा। फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर हेरिटेज, कौन सी चीज़ों के लिए अभी विजिट करते देखो, हेरिटेज के लिए, ठीक है, पूर्वजों की जो पहले की बनाई बनाई चीज़ें उनके लिए, एडवेंचर के लिए थोड़ा सा, कल्चर के लिए, यहाँ का जो लोगों का कल्चर कैसा है, ट्रेडिशन कैसा है, वो सब देखने के लिए, हेल्थ और बिजनेस टूरिज़्म, मतलब कोई बिजनेस के लिए आ जाता है कि इंडियन बिजनेसमैन से डील है तो वहाँ पे जाना पड़ेगा, कोई इलाज के लिए आ जाता है ना, जैसे आयुर्वेदिक इलाज कराना हुआ, जब इंग्लिश दवाइयाँ काम नहीं करती है तो कभी कभी हमारे आयुर्वेदिक दवाइयाँ उससे ज़्यादा असरदार होती है, तो उसके लिए भी लोग आ सकते हैं। इको टूरिज़्म इज़ ऑल्सो बीइंग गिवन बूस्ट इन इंडिया, इंडिया में भी जो इको टूरिज़्म मैंने बताया क्या, एनवायरमेंटल टूरिज़्म, उनको एनवायरनमेंट को जानने परखने के लिए, तो वो भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है अब। Considering the heritage India, there are plenty of opportunities for tourism in many parts of the country. Many places are being developed for this. तो इसके लिए कई सारी प्लेसेस को ऐसा डेवलप किया जा रहा है ताकि लोग आएँ और यहाँ पे देखें, ठीक है। हाफ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन द कंट्री, कहाँ पे शुरू हुआ ये पार्ट, यहाँ पे शुरू हुआ है। तो ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं अभी इंडिया और ब्राज़ील की, ठीक है। टूरिज़्म हम लोग देख चुके, कितने मिनट में देखा, सिर्फ 10 मिनट में, है ना, मुझे पता नहीं चलता है, वाई आई एम वेरी फास्ट, कैसे मैं इतना जल्दी पढ़ा देता हूँ। तो देखते हैं अभी ट्रांसपोर्टेशन कैसा है। तो ब्राज़ील में आप लोग देखोगे तो आप लोगों को ये जो रेड रेड दिखा रहा है वो मेजर रोड्स है, हाईवे वगैरह जैसे, और जो पतले में हैं वो अदर रोड्स हैं, और जो ऐसा सांप जैसे बने वो रेलवे हैं, ये सब। जो कैपिटल का मार्क है वो ऐसा है, यहाँ पे देख सकते हो। एयरपोर्ट वाले पे प्लेन बनी हुई है ऐसे, और पोर्ट पर मतलब बंदरगाह पर ऐसा बना हुआ है ना। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे आप लोगों को रोड ज़्यादा दिखेगा। यहाँ पे देखो रेल ट्रैक जो है, रेलवे ट्रैक यहाँ पे ख़त्म हो रहा है ना, देखो रेलवे ट्रैक यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, फिर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेंस हो गया, यहाँ पे देखो रेलवे ट्रैक बना ही बना है पूरा सा। यहाँ पे क्यों नहीं है, क्या कारण हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हाईलैंड वगैरह है, तो हाईलैंड वगैरह पर जो ट्रेन है वो सही से चल नहीं पाएगी, है ना, सीधे कभी सीधे चढ़ना रहेगा, सीधे चढ़ नहीं पाएगी, नीचे उतरना रहेगा, सीधे क्रैश हो जाएगी। तो हाईलैंड्स वगैरह पर अभी उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है ट्रांसपोर्टेशन का। बट इंडिया में देखें तो पूरे इंडिया में जो रेल की पटरियाँ हैं वो फैली हुई हैं, यहाँ पे मेजर रोड्स काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। और फ़्लाइट वगैरह हम लोग बोआ विस्टा से पकड़ सकते हैं, पोर्टो वेलो से, ब्राज़ीलिया से भी, है ना, और साओ लुइस से भी। और बंदरगाह तो देखो कोस्ट पर हर जगह है, यहाँ पर 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 है, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं। स्टडी द ट्रांसपोर्ट मैप ऑफ ब्राज़ील, विच मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट आर सीन ऑन द मैप, कौन कौन से तरीके यहाँ पे दिखाए गए हैं, रेलवे, एयरवे एंड सीवेज, ठीक है। जीटीए वाईसीटी की चीट है ये सीवेज, जिससे कार वगैरह सब पानी में चलने लगती है। विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैज़ अ डेंसर नेटवर्क, कौन से ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा नेटवर्क है यहाँ पे, मुझे लगता है मेजर रोड्स का, है ना, रोडवेज, सीवेज, रेलवेज और एयरवेज, इसमें से रोडवेज जीत रहा है आई थिंक। विच हाईवे कैन बी सीन प्रोमिनेंटली, विच प्लेस डज इट जॉइन, कौन सा हाईवे एकदम सीधा सीधा हम लोगों को दिख रहा है यहाँ पे, और कौन सी प्लेस को वो जोड़ता है। आई थिंक ब्राज़ीलिया से वो निकल रहा है और यहाँ कहीं पे वो जुड़ रहा है, सॉरी, सीधा सीधा हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है ट्रांस अमेजोनियन हाईवे, ठीक है, ये उसका आंसर है, ट्रांस अमेजोनियन हाईवे। व्हाट कुड बी द रीज़न ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रेलवे इन द साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट पर ही डेवलपमेंट अच्छे से क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लेवल लैंड्स अवेलेबल हैं, वैसा यहाँ पे है कि यहाँ पे बना सके, बाकी जगहों पर यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है। इन विच पार्ट ऑफ ब्राज़ील डू यू सी अ लेसर डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, व्हाट कुड बी द रीज़न, हम लोग अगर नॉर्दर्न पार्ट में देखें तो यहाँ पे डेवलपमेंट कम है ट्रांसपोर्टेशन का, रीज़न यही है कि ये सब हाईलैंड्स वगैरह हैं तो इसीलिए उतना ज़्यादा है नहीं। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज रोडवेज, एकदम करेक्ट, रोडवेज अकाउंट फॉर मोर देन हाफ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन द कंट्री, मतलब हम लोग एकदम सही थे। मेजर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कौन सा है, रोडवेज है, 50% से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन रोडवेज से होता है, रास्ते से जाता है। बट द डेंसिटी ऑफ रोड नेटवर्क इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, जो डेंसिटी है रोड्स की वो कॉन्सेंट्रेटेड है ईस्टर्न पार्ट में, ईस्टर्न पार्ट मतलब दिस पार्ट, वेस्टर्न पार्ट में कम है ना। द फॉरेस्टेड लैंड्स ऑफ अमेजॉन रिवर बेसिन एंड द स्वैम्पी लैंड्स हैव लिमिटेड द डेवलपमेंट ऑफ रोडवेज इन दिस पार्ट, और जो दलदली इलाका है, स्वैम्पी लैंड है, अमेजॉन रिवर बेसिन है, उसकी वजह से वहाँ पे रोड प्रॉपरली नहीं बन पाए हैं। वाटरवेज हैव बीन डेवलप्ड ऑन द कमर्शियल बेसिस ऑफ द अमेजॉन रिवर, अमेजॉन रिवर में वाटरवेज काफ़ी अच्छे से डेवलप्ड हुए हैं कमर्शियल बेसिस के लिए, ठीक है।
ट्रेड वगैरह के लिए। बोट्स प्लाई फ्रॉम इक्विटोस इन पेरू टू द माउथ ऑफ द रिवर। बोट्स जो हैं वो निकलती हैं इक्विटोस से, पेरू में माउथ ऑफ द रिवर तक जाती हैं। लॉन्गेस्ट वाटरवे इन द वर्ल्ड कैन बी नेविगेटेड थ्रू दीज वाटरवेज। जो सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट वाटरवे है ना पूरी दुनिया में, उसको हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से शुरुआत उसकी हम लोग कर सकते हैं, और ये 3700 किलोमीटर्स का है। Another important river for waterways is साउथ फ्लोइंग पराना। साउथ फ्लोइंग पराना रिवर जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रिवर है। कोस्टल शिपिंग इज कैरिड आउट इन द कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया में कोस्टल शिपिंग होती है। रेलवे हैव नॉट डेवलप्ड वेरी वेल इन ब्राज़ील। ब्राज़ील में देखा जाए तो रेलवेज उतना अच्छे से डेवलप नहीं है कि नहीं। यूज़ ऑफ ट्रेन फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ फ्यू अर्बन टूरिस्ट रूट्स थ्रू इट इज़ चीपर। मतलब रेलवे का जो भाड़ा होता है वो काफ़ी कम होता है ना। फ़्लाइट का भाव और रेलवे का भाव देख लो, दोनों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। तो फिर भी लोग इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा कम करते हैं। कई अर्बन एरिया में इसका यूज़ जो है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, मतलब रोक दिया गया, लिमिटेड कर दिया गया है, ठीक है, कुछ अर्बन टूरिस्ट के लिए। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एयरवे इज लेस इन द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ द कंट्री। तो यहाँ से एयरवे, रेलवे, इन सभी का जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी कम रहा है, क्योंकि रोडवे से ज़्यादा इन लोग करते हैं। अब इंडिया का ट्रांसपोर्ट देखते हैं। इंडिया में देखो ज़रा आप लोग, है ना, इंडेक्स बना हुआ है इसका, इधर है देखो, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ईस्ट वेस्ट हाईवे, नॉर्थ साउथ हाईवे, नेशनल हाईवे, मेजर पोर्ट्स, ये सब आपको यहाँ पे बना हुआ है। देखो कितना पूरा भरा हुआ है, मतलब हमारा इंडिया कहाँ से कहाँ तक का आपको रास्ता चाहिए बताओ। लखनऊ से कानपुर मिल जाएगा, कानपुर से ग्वालियर मिल जाएगा, कोटा से आपको मुंबई तक का रास्ता मिल जाएगा, मुंबई से कोटा जाना चाहते हो चले जाओ, मुंबई से अहमदाबाद, मुंबई से बारी, कहाँ कहाँ का रास्ता आपको चाहिए। मतलब क्या है, पूरा ही जो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो एकदम डेंस है। कैसा है वो, एकदम डेंस है ना, पूरा भरा हुआ है एकदम। सो इसीलिए हमारा जो इंडिया है वो काफ़ी ज़्यादा आगे है एज़ कम्पेयर टू ब्राज़ील, है ना। अब आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। नीचे हम लोगों का देखो रेलवेज़ का भी दिया, रेलवेज़ को देखो ज़रा आप लोग। इसी एक ही में क्यों नहीं बनाया, क्योंकि इसी एक ही में नहीं बना पाते। सेकंड में देखो अभी प्रॉपरली डेंस आपको दिखेगा एकदम। देखो कहाँ पे आपको रेलवे ट्रैक नहीं दिखेगा, यहाँ से शुरू हुआ है, पूरे इंडिया में रेलवे ट्रैक है, लुक एट दिस, है ना। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो ब्राज़ील से कई गुना अच्छा है। सो लेट्स सी द जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। एज कम्पेयर टू ब्राज़ील, इंडिया हैज़ अ डेंस नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब इंडिया का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू ब्राज़ील। 85% पैसेंजर जो होते हैं और 70% जो ट्रैफिक होती है वो रोड से होती है यहाँ पे हर साल, है ना। फ्रेट्स एंड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट हैज़ बीन फैसिलिटेटेड ड्यू टू। तो फ्रेट मतलब क्या, फ्रेट मतलब भाड़ा, ठीक है। तो पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन और भाड़ा दोनों ही काफ़ी अच्छे से डेवलपमेंट में है रेलवेज़ में। रेलवेज़ आर इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए रेलवेज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हिल स्टेट्स, नॉर्दर्न स्टेट्स, सेंट्रल स्टेट ऑफ इंडिया एंड राजस्थान, वाइल इट इज़ डेंस इन नॉर्थ इंडियन प्लेन। राजस्थान वगैरह में थोड़ा सा लेस डेंस है, बट डेंस वहाँ भी है। बाकी जो नॉर्थ इंडियन प्लेन है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो डेंस है, ठीक है। तो रेलवे वगैरह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेलवेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ वास्ट कंट्री वेयर डिस्टेंसेज आर लार्ज। जो भी कंट्री बड़ी होती है वहाँ पे रेलवेज काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जैसे हमारे इंडिया में है। अब वाटरवेज का देखते हैं, ये आपका आंसर इवेंचुअली है, तो मेरे साथ पढ़ते चलिए। वाटरवेज आर अ चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पानी से जो आपका सीवेज का जो रास्ता है ना, वो उसका जो भाड़ा है वो काफ़ी कम होता है, तो चीप होता है, ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है। वाटरवेज कॉन्ट्रीब्यूटिंग अबाउट 1% टू द कंट्रीज ट्रांसपोर्टेशन। सिर्फ 1% ट्रांसपोर्टेशन को वाटरवेज से जाता है और बाकी पूरा रोडवेज, एयरवेज और रेलवेज से है। इट कॉम्प्राइजेज रिवर, कैनाल्स, बैक वाटर्स, क्रीक्स एक्सेट्रा। यहाँ सबसे वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है। अप्रॉक्सीमेटली 75% जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड होता है वो ओशन रूट से होता है। शिप में माल भर के आता है, शिप में माल भर के जाता है। 95% इसी से होता है और सिर्फ 5% फ्लाइट से होता है ना, क्योंकि सीवेज काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है। अपार्ट फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, देयर आर ऑल्सो यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन द आइलैंड एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो आइलैंड पे, किसी आइलैंड पे कुछ भेजना हुआ, कहीं और किसी कंट्री में भेजना हुआ, तो ट्रेड के अलावा जो भी ट्रांसपोर्टेशन करना है उसके लिए भी ये सब यूज़फुल होते हैं। एज कम्पेयर टू ब्राज़ील, एयरवेज इन इंडिया आर मोर डेवलप्ड एंड द यूज़ ऑफ इंटरनल एयरवेज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। ब्राज़ील से कंपेयरिंग में इंडिया जो है वो एयरवेज में भी आगे है काफ़ी ज़्यादा,
और इंटरनल एयरवेज में आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, मतलब जो पब्लिक ट्रेन से जाती थी वो अभी प्लेन से जाने लगी है। डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ रैपिड प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री। ट्रांसपोर्ट का जब हम लोग डेवलपमेंट देखते हैं तो वो एक इंडिकेटर होता है, एक सूचक होता है जो हमें बताता है कि अभी इस कंट्री का जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी रैपिडली हो रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ हमें कहा जा रहा है कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस अभी हो रहा है, सीधा हमें दिखता है। 2010 से 2015 में आप लोगों ने बढ़ावा देखा होगा कैसा हुआ है। एक बार बस हम लोग सीधे हुए, फिर उसके बाद एकदम आगे निकल गए हम लोग। अब देखते हैं। अच्छा, अभी हम लोगों का शुरू होता है टाइम जोन का पार्ट। तो टाइम जोन मतलब किसी कंट्री में क्या होता है कि एक जगह पर कुछ और टाइम हो रहा है, एक जगह पर कुछ और टाइम हो रहा है। हमारे इंडिया का ऐसा नहीं है। आप जैसलमेर चले जाओ, आप दिग्बोई चले जाओ, आप दिल्ली चले जाओ, है ना, तो टाइम वही का वही रहेगा। तो समझ लो मैं दिल्ली में हूँ, आप मुंबई में हो, आप मुझे पूछ रहे हो कि मेरे यहाँ 7 बज रहे हैं, आपके यहाँ कितने बज रहे हैं, तो मेरे यहाँ भी 7 ही बज रहे होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में सिर्फ एक टाइम जोन है, सिर्फ एक टाइम जोन है, और वो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जोन IST। बट ब्राज़ील में चार चार टाइम जोन है। तो इन 4 टाइम जोन के कारण क्या होता है कि ब्राज़ील में जब एक जगह पर 7 बज रहे हैं, कई जगह पर 9 बज रहे हैं, कई जगह पर 8:30 बज रहे हैं, कई जगह पर 5 बज रहे हैं। अक्सर तो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि कंट्री वाइज फ़र्क होता है ना। आप लोग ऐसा सोचते होंगे कि इस कंट्री में इतना बज रहे तो उस कंट्री में उतना बज रहे होंगे, बट ऐसा नहीं होता है। एक कंट्री में अलग अलग स्टेट्स में भी ऐसा हो सकता है। तो कम्युनिकेशन इन ब्राज़ील, यू हैव ऑलरेडी अवेयर ऑफ द वास्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो इंडिया से कहीं ज़्यादा है ना, आप लोगों ने देखा होगा। तो गिवन आर द वेस्टर्न मोस्ट एंड ईस्टर्न मोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ ब्राज़ील मेन लैंड इन फिगर 9.12। कैलकुलेट द डिफरेंस इन टाइम बिटवीन द पॉइंट्स 2 पॉइंट्स इन द मिनट। तो आप लोग यहाँ पे देखो, ये पहला टाइम जोन, ये दूसरा टाइम जोन, ये तीसरा टाइम जोन, और ये ये हम लोगों की इंटरनेशनल लाइन है जो पास कराई गई है। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा टाइम जोन। तो कोई समझ लो पोर्टो डी सिक्सियास से कॉल कर रहा है, ठीक है, पोर्टो डी सिक्सास से कॉल कर रहा है नेसेंटे डो रियो मोवा को। ये सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है और ये सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, याद रखना। ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। पोर्टो डी सिक्सास है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, नेसेंटी डो रियो मोवा है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। यू शुड रिमेंबर इट, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग देखो यहाँ पे टाइम जोन जो है कैसा है। 4 टाइम जोन है यहाँ पे। कहीं पर GMT जो है -2 आ रहा है, कहीं पे -3, कहीं पे -4, कहीं पे -5। तो इसकी वजह से डिफरेंसेस जो है वो 2, 3, 4, 5 घंटे के हो सकते हैं। समझ लो यहाँ पे 2 बज रहा है तो वहाँ पे 3 बज रहा होगा, सॉरी 2 बज रहा है तो वहाँ पे 5 बज रहा होगा, यहाँ पे 3 बज रहा है तो सामने वाले में 4 बज रहा होगा, ऐसा हो सकता है, डिफरेंसेस होते हैं। ओके, सो डिफरेंट टाइम जोन, सॉरी नीचे भी कुछ है ना। तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट याद रखना, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट याद रखना, और ये क्वेश्चन वगैरह आप सब कर सकते हो इजीली। ठीक है, GMT का मतलब होता है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। यू विल फाइंड दैट बिकॉज ऑफ द वास्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द कंट्री द डिफरेंस बिटवीन 2 एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट इज अराउंड 168 मिनट। मतलब पोंटो डी सिक्सास से नेसेंटी डो रियोमोवा का जो डिफरेंस है वो 168 मिनट का है। 2 घंटा 48 मिनट का डिफरेंस है, समझे। बट हमारे इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। देयर आर डिफरेंट टाइम जोन्स इन द कंट्री। ब्राज़ील हैज़ 4 टाइम जोन्स, 4 टाइम जोन है, और वो कौन कौन से? 2, 3, 4, 5 घंटे के। रेड लाइन जो है मैप पे वो हमें दिखाती है 03 टाइम जोन, जो कि कंसीडर की जाती है ब्राज़ीलियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसको ऑफिशियल ब्राज़ीलियन टाइम भी बोला जाता है। ये हो गया BRT, और हमारे इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दैट इज़ IST। ठीक है, BRT IST याद रखना। डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इन ब्राज़ील। अभी कम्युनिकेशन का कैसा डेवलपमेंट हुआ है ब्राज़ील का? Telecommunication service in Brazil are well developed and efficient. This industry includes landlines as well as mobile services, television broadcasting. तो टेलीकम्युनिकेशन जो सर्विस है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेवलप है। मोबाइल सर्विस हो गई, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग हो गई, रेडियो पे, कंप्यूटर, इंटरनेट एक्सेस, सब कुछ काफ़ी ज़्यादा ब्राज़ील में डेवलप हो रहा है। आज 45% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है ब्राज़ील की, वो उसको इंटरनेट मिल चुका है, वो इंटरनेट यूज़ करने लगी है। टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक मॉडर्न है ब्राज़ील का, पर्टिकुलरली इन सेंट्रल साउथ, खास करके सेंट्रल साउथ ब्राज़ील में, है ना। साउथ का जो सेंट्रल पार्ट है वहाँ पे, लाइक हियर, ओके, यहाँ पे। चलो,
हाउएवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट ड्रेस्टिकली लेस डेवलप्ड, बट जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, नॉर्थ ये हो गया हम लोगों का और नॉर्थ वेस्ट ये हो गया, तो यहाँ का जो पार्ट है वो काफ़ी कम डेवलप्ड है इसमें। ओवर रिसेंट ईयर मोबाइल टेलीफोन हैव लेड द रैपिड एक्सपांशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विस इन ब्राज़ील। मोबाइल टेलीफोन की वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्सपांशन वहाँ पे हुआ है। द नेचर ऑफ ब्राज़ीलियन टेरिटरी especially land mass size and the large pockets of unpopulated and densely vegetated areas create significant impediments to the expansion in coverage of the telecommunication service। तो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस में जो अलग अलग एरियाज़ हैं, जो लार्ज पॉकेट्स अनपॉपुलेटेड एरिया, मतलब कि बड़ी बड़ी ऐसी जगह हैं जो कि पूरी पॉपुलेटेड है ही नहीं, तो वहाँ पे हम लोग उन सर्विसेज को अच्छे से फिट करके यूज़ उनका कर सकते हैं, है ना। और जो हम लोगों का इम्पेडिमेंट है, इम्पेडिमेंट मतलब क्या, रुकावट, ठीक है। तो जो रुकावट हो सकती है टेलीकम्युनिकेशन एरियाज़ की, उसकी वजह से जो ब्राज़ीलियन टेरिटरी है वहाँ पे जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे इसीलिए थोड़ा सा कम रहा है। बाकी जो लार्ज पॉकेट्स अनपॉपुलेटेड सिटीज़ के, उसके वजह से वहाँ पे जैसे ये पार्ट कैसे है, अनपॉपुलेटेड है, लार्ज पॉकेट मतलब बड़ा एरिया, ठीक है। तो कम यहाँ पे पॉपुलेशन है, तो कम पॉपुलेशन इसलिए ज़्यादा डेवलपमेंट भी यहाँ पे नहीं की जा रही है। ब्राज़ील इज़ डेवलपिंग टेक्नोलॉजी डोमेस्टिकली मेड सैटेलाइट इनटू स्पेस, ठीक है। ब्राज़ील क्या कर रही है, टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है ताकि वो अपनी खुद की एक सैटेलाइट स्पेस में भेज सके अपनी खुद की रॉकेट के साथ, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा वो बेटर हो जाएगा टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। अब देखते हैं इंडिया का कैसा है। तो इंडिया में देखोगे तो एक टाइम जोन है, ओनली वन टाइम जोन, दैट इज़ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन, IST, रिमेंबर, ओके। Calculate the difference between the two longitudinal extremes of mainland India. Is it more than Brazil? Which longitude in India is called the Indian Standard Time? तो सबका आपको मेजरमेंट देखो मैप वगैरह में दिया, आप सबके आंसर लिख सकते हो। कितने लोकल टाइम्स है इंडिया में, ओनली वन, ओके। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस टाइम एंड द GMT? इसके IST और GMT के बीच में आखिर डिफरेंस क्या है, तो आपको कैलकुलेट करना है। इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट, ओके। इंडिया टू हैज़ अ लार्ज longitudinal extent, the difference between the two extreme points is 2 hours और 120 मिनट। यहाँ पे सिर्फ 2 घंटे का, जबकि ब्राज़ील का 2 घंटे 48 मिनट का था, तो ब्राज़ील इससे आगे है। इंडिया हैज़ ओनली वन स्टैंडर्ड टाइम जोन, एक ही स्टैंडर्ड टाइम जोन है, और ये ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट ज़्यादा है। और जो 82.5 डिग्री पर जो लॉन्गिट्यूड है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का है, ठीक है। आपको ऊपर लिखा हुआ है, वो इलाहाबाद से पास होता है, जो कि अब प्रयागराज बन चुका है। With the explosion of electronic media, telecom industry, it has become one of the fast growing sector in the era of information and communication. More digitally enhanced communication devices like mobile phone, internet and satellite are paving way to expansion for the wider reach of communication technology. तो इंडिया में आप देखोगे तो आज हर एक के हाथ में फ़ोन है। आप गांव में चले जाओ तो गांव में भी सबके हाथ में फ़ोन है, सबकी मोबाइल में इंटरनेट है। तो लोग क्या करें, लोग बढ़ावा दे रहे हैं टेलीकम्युनिकेशन सर्विस का, है ना। मतलब उनका भी हाथ है इसमें, जो इंडिया आज इतना ग्रो हुआ है। उनकी ही तो डिमांड थी कि यहाँ पे भी वो चीज़ें लगवाई जाए, टावर्स लगवाए जाए, ताकि यहाँ पे भी जो नेटवर्क है वो प्रॉपर रहे। तो उनके वजह से ये एक्सपांशन हुआ है ना। काफ़ी ज़्यादा डिजिटल है हम लोग, आई थिंक हम लोग ब्राज़ील से काफ़ी ज़्यादा आगे है। इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट यूजर्स ऑफ स्मार्टफोन एंड इंटरनेट। अरे भाई 130 करोड़ लोग हैं, जिसमें से 70% लोगों के पास फ़ोन है, मतलब 80 करोड़ समझ लो। तो 80 करोड़ लोग यहाँ पे चलाते हैं मोबाइल फ़ोन, तो लार्जेस्ट नहीं रहेंगे, है ना। बाकी सब कंट्रीज़ की तो 80 करोड़ तक पॉपुलेशन भी नहीं रहती है। विद द डेवलपमेंट ऑफ आवर ओन सैटेलाइट, इंडिया हैज़ कम अ लॉन्ग वे इन दिस फील्ड। क्योंकि हम लोगों ने अभी जल्दी अपनी खुद की एक सैटेलाइट भी भेजी थी, जिसकी काफ़ी अच्छे से डेवलपमेंट भी की हुई है। उसके वजह से हम काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं अभी इसमें, है ना। जबकि ब्राज़ील अभी डेवलपमेंट में है कि अभी उसको भेजना है, बट हम लोग भेज चुके हैं, तो यहाँ पर हम लोग जीत रहे हैं ब्राज़ील से, है ना। इज़ इट 12 नून एट दिल्ली, व्हाट वुड बी द लोकल टाइम इन ब्राज़ीलिया, ठीक है। ये आपको कैलकुलेट करना रहेगा। सौरभ एंड अश्विनी वर्क फॉर अ MNC। सौरभ और अश्विनी जो हैं वो MNC के लिए काम करते हैं, ठीक है, जो कि इनका रीजनल हेड ऑफिस है, वो ब्राज़ील में है, रियो डी जनेरियो और मनाउस में। दोनों ही लोगों का कांटेक्ट जो है हेड ऑफिस कॉन्स्टेंटली, ठीक है, हेड ऑफिस से उनका कांस्टेंट जो है, हेड ऑफिस से उनका कांटेक्ट अक्सर रहता है अच्छे से। एज दे हैव टू एडजस्ट टाइमिंग अकॉर्डिंग टू देयर हेड ऑफिसेज, find out their corresponding timing in India if they work according to the office timing in Brazil 10 AM to 5 PM। अगर वो ब्राज़ील में 10 बजे से शाम को 5 बजे तक काम करते हैं तो इंडिया में वो कितना टाइम रहेगा, है ना, कि इंडिया में कितने बजे से कितने बजेंगे उस टाइम, तो ये आपको कैलकुलेट करना है।
तो अभी यहाँ पे एक कूल फैक्ट दिया है, वो पढ़ते हैं। इसरो के बारे में दिया है लास्ट में हम लोगों का, क्योंकि सैटेलाइट की बात आई तो इसरो का नाम क्यों न लें। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एज यू नो, ये स्पेस लॉन्चिंग प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है इंडिया में, और आज तक इसी इंस्टीट्यूशन ने काफ़ी ज़्यादा सैटेलाइट्स को बिल्ड किया है और लॉन्च किया है। रिकॉर्ड भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बनाए हैं। ब्राज़ीलियन स्पेस एजेंसी, जिसको हम लोग AEB बोलते हैं, BEA बोलना चाहिए ब्राज़ीलियन स्पेस एजेंसी को, बट इन लोग AEB बोलते हैं। आई डोंट नो AEB का फुल फॉर्म क्या है, बट ब्राज़ीलियन स्पेस एजेंसी आपको उसको पढ़ना है। इज़ द सिविलियन अथॉरिटी ऑफ इन ब्राज़ील रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रीज बर्गियोनिंग स्पेस प्रोग्राम। तो यहाँ पे जो स्पेस प्रोग्राम चालू हुआ है वो इसी एजेंसी के कारण। ब्राज़ीलियन स्पेस एजेंसी जो है उसने पॉलिसी एक लाई है जॉइंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, जिसमें काफ़ी सारे स्पेस प्रोग्राम्स को भी उन्होंने इंक्लूड किया है। इनिशियली इट रिलायड हैवीली ऑन द यूनाइटेड स्टेट, बट इट्स नाउ वर्किंग विथ चाइना, इंडिया, रशिया एंड यूक्रेन। तो पहले ये US पर डिपेंडेंट था ब्राज़ील सिंगल, बट अभी ये चाइना पर भी डिपेंड है, इंडिया पर भी डिपेंड है, रशिया पर भी डिपेंड है, यूक्रेन पर भी ये डिपेंड है काम करने में सैटेलाइट वगैरह के। ठीक है, चलिए, तो आपको यहाँ पे राइट और रॉन्ग सभी के आंसर लिखने हैं बढ़िया से। और इसी के साथ हमारी पाठ्य पुस्तक यहाँ पे समाप्त होती है। इन सुंदर सुंदर जानवर और पेड़ पौधों का चेहरा और नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, ये नज़ारा हम लोग जल्दी देखेंगे, आप लोगों के स्कूल जल्दी खुलेंगे, है ना। यहाँ पे देखो सैटेलाइट लॉन्च हो रही है रॉकेट से, और यहाँ पे देखो बढ़िया सी फिजियोग्राफी। यहाँ पे देखो इंडिया गेट मुझे ये लग रहा है, एंड दिस इज़ द अमेजॉन रिवर। अमेजॉन रिवर देखो कैसे फ्लो हो रही है ना। सोचो ये एरिया आप समझ लो यहाँ पे फंस गए हो तो क्या होगा, है ना। चलो बातें नहीं करते, लेक्चर को ख़त्म करते। इसी के साथ आपका ज्योग्राफी ख़त्म होता है। फाइनली चैम्पियन ज़ैद इज़ द ओनली चैनल वेयर ऑल द सिलेबस इज़ प्रेजेंट फॉर स्टैंडर्ड 10th। डेली मोटिवेशन, डेली प्रैक्टिस, डेली एवरीथिंग। ठीक है, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। अब आपको सैम्पल पेपर चाहिए, आपको प्रैक्टिस चाहिए, आपको डाउट है, आपको मेंटरशिप चाहिए, आपको हर एक चीज़ मिलेगी। आई थिंक आपको किसी और चैनल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी एक बार अगर आप यहाँ आएंगे। ठीक है, चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग बाकी सारे स्पेशल वीडियोस पर जिस पे काम कर रहे हैं उन्हीं वीडियोस को लाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।